अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल ख़ान। आज का हमारा लेक्चर है मर्केंटलिज्म के बारे में। मर्केंटलिज्म एक इंटरनेशनल रिलेशंस का कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर ये आता है। CSS, PCS और PMS में अक्सर एस्पायरेंट्स जो इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्ट करते हैं वो एक दफ़ा इस थ्योरी को गो थ्रू कर लिया करें। आप इस थ्योरी को गो थ्रू करने के बारे का ये एक फ़ायदा होगा कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है मर्केंटलिज्म के बारे में तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमी के बारे में तो आप मर्केंटलिज्म को उसमें क्योंकि चूँकि ये इकोनॉमी के बेस्ड थ्योरी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मर्केंटलिज्म कहते किसे हैं। कॉन्सेप्चुअल स्नैपशॉट फॉर बिगिनर्स, यानी कि हम ये देखते हैं कि मर्केंटलिज्म की डेफिनेशन क्या है, इसकी प्रॉपर जो है नॉलेज और कॉन्सेप्ट जो है हम ये क्लियर करते हैं। मर्केंटलिज्म इज़ अ मॉडल ऑफ स्टेट सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि मर्केंटलिज्म इस ऐसे मॉडल को कहा जाता है जो कि जिसका इकोनॉमिक सिस्टम से स्टेट सेंट्रलाइज्ड होगा, जिसमें जिस स्टेट में स्टेट जो है इंटरफेयर करेगा उसकी इकोनॉमी में, उसकी मार्केट में, उस सिस्टम को कहा जाएगा मर्केंटलिज्म। आगे चलते हैं। मर्केंटलिस्ट ऑपरेट्स ऑन द नोशन दैट स्टेट शुड इंटरफेयर इन द मार्केट इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट वेल्थ। स्टेट जो है मार्केट में क्यों इंटरफेयर करेगा? ताकि वो एक्यूमुलेट कर सके वेल्थ को, वेल्थ जमा करेगा। क्यों जमा करेगा ये हम आगे देखते हैं। यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि मर्केंटलिज्म स्टेट सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम को कहा जाता है। इसके अलावा मर्केंटलिस्ट जो है इस नोशन पे ऑपरेट करते हैं कि स्टेट जो है मुल्क की मार्केट में, मुल्क की इकोनॉमी में इंटरफेयर करेगा ताकि वो एक्यूमुलेट कर सके वेल्थ को। फिर हम देखते हैं दिस एक्यूमुलेटेड वेल्थ शुड बी देन इन रिटर्न यूज्ड टू enhance military power of the state, a concept akin to realism. That is why mercantilism is sometimes referred to as economic realism. हमने देखा कि स्टेट सेंट्रलाइज इकोनॉमिक सिस्टम को मर्केंटलिज्म कहा जाता है। इसके अलावा हमने देखा कि स्टेट मार्केट में इंटरफेयर करती है क्यों? ताकि वो एक्यूमुलेट कर सके वेल्थ। फिर हम देखते हैं कि वो वेल्थ एक्यूमुलेट ही क्यों करती है, उसने एक्यूमुलेट क्यों करनी है वेल्थ, क्यों करना है वेल्थ को। ये जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है ये स्टेट यूज़ करेगी अपनी मिलिट्री पावर को इन्हेंस करने के लिए। जब ये और इस सारे कॉन्सेप्ट को रियलिज्म भी कहा जाता है, नॉट रियलिज्म, इकोनॉमिक रियलिज्म इसको कहा जाता है। तो हमने देखा कि मर्केंटलिज्म किसे कहते हैं। एक दफ़ा मैं शॉर्ट में रिपीट करती हूँ, फिर हम आगे चल के इसके प्रिंसिपल्स और बाकी चीज़ें देखते हैं। मर्केंटलिज्म इस ऐसे मॉडल का नाम है जिसमें स्टेट मार्केट में अपनी इकोनॉमी में, इकोनॉमिक सिस्टम में इंटरफेयर करेगी। इस इंटरफेरेंस के बाद स्टेट अपनी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करेगी, वेल्थ जमा करेगी और वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ अपनी मिलिट्री पावर को इन्हेंस करने के लिए यूज़ करेगी। इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक रियलिज्म कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल मर्केंटलिज्म। क्लासिकल मर्केंटलिज्म का जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो ये है कि इंक्रीज़ कर दिए जाएं एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज़ कर दिए जाएं इंपोर्ट्स, सो दैट पेएबल्स आर लेस एंड रिसीवेबल्स आर मोर फॉर द पर्पस दैट अ कंट्री डज नॉट हैव टू स्पेंड इट्स रिसोर्सेज फॉर इंपोर्ट्स। ये जो स्टेप है ये क्यों करना है? ताकि कंट्रीज़, एक मुल्क का के जो इंपोर्ट्स हैं वो कम कर दिए जाएं और एक्सपोर्ट्स को जो है वो इंक्रीज़ कर दिए जाए। फॉर विच पर्पस? ताकि जो एक स्टेट है वो अपने मुल्क का पैसा इंपोर्ट्स पे ना लगाए, वो बल्कि वो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ कर दें। इसके ज़रिए मुल्क में क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा जाएगा नहीं, पैसा आएगा। तो इस पर्पस के लिए ये स्टेट जो है ये स्टेप करती है, ये इंक्रीज़ करती है एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज़ करती है इंपोर्ट्स को।
अगला प्रिंसिपल जो है बुलियनिज्म है। बुलियनिज्म किस चीज़ को कहते हैं? स्टेट मस्ट ट्राई टू एक्युमुलेट वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेज। इस कॉन्सेप्ट को बुलियनिज्म कहा जाता है। उसके बाद है स्टेट ऑपरेट्स द इकोनॉमी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, मीनिंग दैट अ स्टेट promotes or national industry in general and public sector enterprises in particular in order to increase returns from local industry and increase exports. For this purpose, supports infant industry by discouraging competition from imported products and private sector enterprises. ये एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है मर्केंटलिज्म का। इसमें क्या होता है कि स्टेट जो है अपने नेशनल इंडस्ट्रीज़ को और इन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है। क्यों करती है? ताकि इंडस्ट्रीज़ जो है अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बिकें इन, और ये करने के लिए वो डिस्करेज करती है जो इम्पोर्टेड और प्राइवेट सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको। इस स्टेप को करने के बाद लोकल इंडस्ट्रीज़ को जब एक स्टेट सपोर्ट करता है तो लोकल इंडस्ट्रीज़ जो है वो प्रमोट हो जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा तो मुल्क में क्या आएगा? पैसा आएगा। जब पैसा आएगा इसके बाद मुल्क जो है अपनी वेल्थ को एक्युमुलेट करेगा और वो एक्युमुलेटेड वेल्थ एक स्टेट अपनी मिलिट्री को इंक्रीज़ करने में लगा देगा। उसके बाद जो है स्टेट क्या करता है? इंक्रीज़ करता है कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड और प्राइवेट सेक्टर के प्रोडक्ट्स इज़ इंश्योर्ड वाई वी आर ये प्लेसिंग टैरिफ्स ऑन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड गिविंग सब्सिडीज़ टू लोकल इंडस्ट्रीज़। लोकल इंडस्ट्रीज़ को स्टेट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करता है। इसके ज़रिए प्राइसेस जो हैं लोकल प्रोडक्ट्स की कम हो जाती हैं, जबकि जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उन पे टैरिफ्स लगा दिए जाते हैं। इस तरह ये एक प्रोडक्ट जो है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट वो आम इंसान के क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाता है। इस तरह वो लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इस चीज़ पे तरजीह देते हैं कि वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ख़रीदें क्योंकि वो महंगे होते हैं और वो ख़रीद नहीं सकते। इस तरह वो लोकल प्रोडक्ट्स को ख़रीदने पे मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद है कि इंक्रीज़, ये तो हमने पॉइंट कर लिया। थ्रू दिस वे परचेजिंग पावर फॉर प्राइवेट और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स इज़ रिड्यूस्ड एंड लोकल और नेशनलाइज्ड प्रोडक्ट्स इज़ इन्हांस्ड। Mercantilists also support has population growth for cheap labor as well as high consumer base within state. मर्केंटलिज्म का एक और प्रिंसिपल ये है कि ना वो पॉपुलेशन ग्रोथ को सपोर्ट करता है। क्यों करता है? ताकि जो चीप लेबर है, जब ज़्यादा लोग अवेलेबल होंगे, जब ज़्यादा लेबर होगा तो लेबर की जो कॉस्ट है वो चीप हो जाएगी, अफोर्डेबल हो जाएगी। तो इंडस्ट्रीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेबर जो है वो रखेगा अपने पास। उसके बाद है कि इसके साथ ही वो पॉपुलेशन ग्रोथ को इसलिए भी सपोर्ट करता है ताकि कंज्यूमर को जो है, जो कंज्यूमर वाली पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो जाए। विद इन द स्टेट के अंदर ही जो है एक प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले लोग अफराद जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं। अब हम देखते हैं एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ जो है उसने ये टर्म मर्केंटाइल सिस्टम क्वाइन किया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह मर्केंटलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वर्क करता है। अब ये देखिए, हम अगर इस मॉडल को देखें, यहाँ पे ये स्टेट है। स्टेट के अंदर क्या है? मर्केंटलिस्ट किस अप्रोच को सपोर्ट करता है? वो ये कहता है कि इंपोर्ट्स को जो है डिक्रीज़ किया जाए जबकि एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ किया जाए। जब एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होंगे तो मुल्क में क्या आएगा? पैसा आएगा, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ होगी। जब एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ होगी तो this accumulated wealth will be then used to increase the security of the state and to increase मिलिट्री पावर ऑफ द स्टेट। सॉरी, यहाँ पे मिलिट्री मैंने कुछ अलग से ही लिखा हुआ है क्योंकि जगह तंग पड़ गई थी। तो स्टेट क्या करता है? एक्युमुलेटेड वेल्थ को अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने में और मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करेगा।
In mercantilism, exports are increased and imports are decreased to accumulate wealth. That wealth is used on the state security and military. इसी कॉन्सेप्ट को, यही कॉन्सेप्ट जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, इसको इकोनॉमिक रियलिज्म भी कहा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को। अब हम एक और तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि स्टेट क्या, मर्केंटलिज्म कैसे वर्क करती है। स्टेट शुड इंटरफेयर इन द मार्केट, ये मर्केंटलिज्म कहता है कि स्टेट जो है अपने मुल्क की मार्केट में, इकोनॉमी में इंटरफेयर करेगा। इंटरफेरेंस के बाद वो क्या करेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करेगा। दिस एक्यूमुलेटेड वेल्थ विल बी देन यूज टू मैक्सिमाइज द स्टेट मिलिट्री पावर। ठीक है, इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक रियलिज्म कहा जाता है, और फिर स्टेट सेंट्रलाइज इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बन जाता है। इसके बाद देन हम करते हैं अल्टरनेट नेम्स फॉर मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म के और कौन से नाम हैं? बुलियनिज्म, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं स्टार्टिंग में, एक्मुलेशन ऑफ वेल्थ को बुलियनिज्म कहा जाता है। प्रोटेक्शनिज्म किस चीज़ को कहा जाता है, जो हमने इंडस्ट्रीज़ वाली एग्जांपल की थी कि स्टेट जो है लोकल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम जापान की एग्जांपल ले लेते हैं कि जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या किया था। जो यूएस के ऑटोमोबाइल्स और यूएस की चीज़ें, मशीनरी वगैरह इंपोर्ट हो रही थी जापान में, वो जापान ने बंद कर दी और अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ में वही चीज़ बनाने लग गया और अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने लग गया। तो आज आप लोगों को पता है कि जापान कहाँ है, तो ये जापान का के इस एक्ट को मर्केंटलिस्ट अप्रोच कहा जाता है। अच्छा, तो इस जो मैंने आपको जापान की एग्जांपल दी है, इसको प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है। जापान, ये इसमें क्या होता है कि टैरिफ्स भी मतलब जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो उन पे टैरिफ्स लगा दिए जाते हैं, और लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, ताकि मुल्क में पैसा जमा किया जाए। अब यूएस चाइना की जो ट्रेड वॉर हुई थी, टू प्रोटेक्ट द मार्केट ऑफ द स्टेट किया जाता है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर में यूएस ने चाइना की इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे टैरिफ्स लगा दिए थे। तकरीबन 2 साल तक वो टैरिफ्स लगाए। इस तरीके से यूएसए ने अपनी ट्रेड डेफिसिट विद चाइना जो है वो समहाउ मैनेज कर लिया। उसके बाद है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इसको जज्बाती कौम का नारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल स्लोगन्स, बाइकॉट फॉरेन प्रोडक्ट्स। ऐसे स्लोगन्स आपने अपने मुल्क में सुने होंगे कि जैसे कि फलाने के प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया जाए ड्यू टू बेस्ड ऑन, मतलब कुछ एनिमीज़ होते हैं, एक हर मुल्क का एक एनिमी होता है, उसके ख़िलाफ़ एक मुल्क में नारे आ जाते हैं। क्यों? ताकि वो जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकॉट किया जाए। और स्लोगन्स लाइक दिस बाइकॉट फॉरेन प्रोडक्ट्स को जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं, ऐसे स्लोगन्स को। देन इज़ इकोनॉमिक रियलिज्म। इकोनॉमिक रियलिज्म ऑलरेडी हम कर चुके हैं, डिक्रीज इम्पोर्ट्स एंड इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। उसके बाद एक चीज़ आती है इसमें, बेगर दाए पॉलिसी। इसको क्या कहते हैं? टू क्रिएट ऑब्स्टिकल्स इन द मार्केट्स ऑफ योर नेबर सो दैट द एक्सपोर्ट्स ऑफ योर नेबर्स प्रोडक्ट्स गेट डिक्रीज। यहाँ पे जो ये मैंने लिखा हुआ है ये नहीं है, आपने यहाँ से देखना है, गेट डिक्रीज। अच्छा, अब इन चीज़ों को दो और नाम दिए गए हैं, जैसे परचेजिंग पावर पैरिटी। टू मेक द प्रोडक्ट्स ऑफ अब्रॉड एक्सपेंसिव बाय पुटिंग टैरिफ्स इन दिस वे इंपोर्ट्स विल डिक्रीज। बाहर की प्रोडक्ट्स को कुव्वत ख़रीद से बाहर कर देना, इस चीज़ को परचेजिंग पावर पैरिटी ये भी कहा जाता है। सब्सिडीज़ लगा देना, डिक्रीज द इन द प्राइसेस ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से क्या होता है, डिमांड ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं बाहर से उनको लोग प्रेफर करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी लोकल प्रोडक्ट्स में सेम चीज़ अगर मिलना शुरू हो जाए, वो भी कम कीमतों में, तो वो बाहर के प्रोडक्ट्स को ख़रीदना बंद कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आया होगा। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर कोई इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।